नमस्कार। आज हम लोग हिस्ट्री, प्रारंभिक समाज यानी कि दी अर्लीस्ट सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यह जो है सी टेट का हिस्ट्री है और पूर्ण रूप से एनसीईआरटी 6, 7, 8 का जो है हिस्ट्री का जो है संपूर्ण निचोड़ आज मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक समाज, द अर्लीस्ट सोसाइटी के बारे में। तो देखिए, प्रारंभिक समाज में हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो देखिए प्रारंभिक समाज को प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। उसके बाद देखिए प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण काल से संबंधित है। तो देखिए इतिहास को जो है 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला है एक प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल किससे संबंधित है? तो पाषाण काल से संबंधित है। आदि ऐतिहासिक काल किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता और कहीं कहीं वैदिक सभ्यता से संबंधित। और ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जो है 600 बीसी से स्टार्ट होकर के अब तक जो काल चल रहा है उसको हम लोग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। यहां तो क्लियर है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं था। ठीक है, और आदि ऐतिहासिक काल में जो है लिपि यानी कि लिखित साक्ष्य था परंतु उसे पढ़ा नहीं गया। ठीक, ऐतिहासिक काल में जो है लिखित साक्ष्य भी है और उसको पढ़ा भी गया। तो ये है हमारा तीन कालखंड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में समझा कि कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं था और पाषाण काल जो है प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। उसके बाद देखिए उसके बाद है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो एडवर्ड जो लार्टेड महोदय है उन्होंने जो है प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया है। खैर उतना डिटेल नहीं पढ़ना है। तो देखिए एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा हमारा नव पाषाण काल। ठीक है, तो देखिए पूरा पाषाण काल का जो समय है वह है अज्ञात समय से लेकर के 12,000 बीसी। ठीक है, और दूसरा कहीं कहीं पर यह भी पूछा जाता है कि 20 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक। तो आपको अज्ञात समय से 12,000 बीसी तक याद रखना है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 12,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी तक है। और बीसी का मतलब आपको पता है ना कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को हम लोग बीसी बोलते हैं। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, आप जाकर के देख लीजिएगा। और एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसी पर मैं सारे वीडियो को अपलोड करूंगा। इतिहास सी टेट से एक प्ले लिस्ट होगा, उसी पर आप देख लीजिएगा सारे वीडियो को। उसके बाद देखिए नौ पाषाण काल। नौ पाषाण काल है 4,000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक। ठीक है, ये आपका समय सारणी आपको पता चल गया। उसके बाद हम लोग पूरा पाषाण काल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए पूरा पाषाण काल क्या है? तो देखिए पूरा पाषाण काल का जो अध्ययन करता है, जिन्होंने इसके पूरा पाषाण काल का अध्ययन किया वो कौन है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट। याद रखिए रॉबर्ट ब्रूस फूट। कब किया? तो 1863 ईस्वी में जो पूरा पाषाण काल का अध्ययन किया गया इन्हीं के द्वारा। अब देखिए पूरा पाषाण काल से संबंधित अवशेष हमें कहां से प्राप्त होते हैं? तो पहला है हमारा सोहन घाटी। ठीक है, तो सोहन घाटी में जो अवशेष यानी कि औजार प्राप्त हुए हैं उनका नाम क्या है? चॉपर चॉपिंग पेबुल्स। ठीक है, चॉपर चॉपिंग पेबुल्स। इन्हीं के माध्यम से जो है ये सारे औजार जो है ये सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है। सोहन क्या है? तो सिंधु की सहायक नदी है, उसको हम लोग सोहन बोलते हैं। ठीक है, शायद इतना डिटेल एनसीईआरटी में ना दिया हो लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में ही आपको बता रहा हूं। तो सोहन जो है सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, और सोहन नदी घाटी से जो हथियार प्राप्त हुए हैं वो है आपके चॉपर चॉपिंग और पेबुल्स। ठीक है, तो चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है सोहन घाटी को, क्योंकि चॉपर चॉपिंग पेबुल्स के जो टूल्स है यानी कि हथियार जो है वो सोहन नदी घाटी से मिला है। तो सोहन नदी घाटी क्या है?
तो देखिए सोहन जो सिंधु की सहायक नदी है, और किसी भी नदी के किनारे जब लोग आकर के बसते हैं तो उनको हम लोग उस नदी घाटी की संज्ञा देते हैं। तो जैसे सिंधु नदी के आसपास लोगों ने बसना प्रारंभ किया तो हम लोग उसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। उसी प्रकार से सोहन नदी के आसपास लोगों ने बसना प्रारंभ किया, इसीलिए हम लोग सोहन घाटी के नाम से जानते हैं। तो इस सोहन नदी के किनारे जो है चॉपर, चॉपिंग और पेबुल के किस्म के जो है टूल्स इस सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, इसलिए हम लोग इसे सोहन घाटी के नाम से ही जानते हैं। या इसी को और एक नाम है चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति। चॉपर क्या होता है, पेबुल क्या होता है? तो देखिए चॉपर, चॉपिंग, पेबुल जो होता है जो नदी के बहाव में गोल हुए पत्थर को हम लोग पेबुल बोलते हैं। ठीक है, पेबुल के अगर एक तरफ धार कर दिया जाएगा तो वह चॉपर कहलाएगा, पेबुल के दोनों तरफ धार कर देंगे तो वह चॉपिंग कहलाएगा। यहां तक क्लियर है? तो ये जो हथियार है चॉपर, चॉपिंग, पेबुल, ये सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? यानी कि पूरा पाषाण काल के जो अवशेष है वो सोहन नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सोहन के बारे में पढ़ा, सोहन नदी और चॉपर, चॉपिंग। और दूसरा होता है एक हैंड एक्स। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दे रहा हूं। दूसरा है हैंड एक्स। ठीक है, ये जो हैंड एक्स जो है ये हमें अधिकतर कहां से देखने को मिलता था? मद्रास से। ठीक है, अधिकतर जो हैंड एक्स संस्कृति के अवशेष या साक्ष्य हमें रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा जो है प्राप्त होता है मद्रास के पल्लवरम से, इसलिए हैंड एक्स संस्कृति को भी हम लोग मद्रासी संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, अगर आने दीजिए हैंड एक्स उसके बाद। ठीक है, ये दो तरह के हथियार थे वहां पे, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल और दूसरा हैंड एक्स। यही सारे हथियार अधिकतर पाए गए हैं और इसी के साक्ष्य जो है एक उत्तर भारत में पाया गया, दूसरा जो है दक्षिण भारत में पाया गया है। तो देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ थोड़ा डिटेल में बता देना चाहता हूँ। ये जो सोहन नदी है ये तो सिंधु की सहायक नदी है और वर्तमान में अभी ये पाकिस्तान वाला एरिया, मैंने पाकिस्तान साइड में चला गया है। ठीक है, पहले उस समय अखंड भारत था, अभी पाकिस्तान में वर्तमान में जिस समय उत्खनन हो रहा है। उसके बाद देखिए बेलन घाटी। तो बेलन घाटी कहां है? उत्तर प्रदेश में। और बेलन घाटी से हड्डी की प्रतिमा प्राप्त हुआ है, यानी कि हड्डी की प्रतिमा का जो है साक्ष्य हमें बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से देखने को मिलता है। ये पूरा पाषाण काल के जो है ये अवशेष है, ये किस किस जगह का? पहला हम लोगों ने पढ़ा सोहन घाटी से अवशेष प्राप्त हुआ, दूसरा बेलन घाटी से प्राप्त हुआ, तीसरा नर्मदा घाटी से, नर्मदा यानी कि मध्य प्रदेश वाला एरिया, बेलन हो गया उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम लोगों ने सोहन पढ़ा, सोहन है पाकिस्तान में वर्तमान में, बेलन घाटी है उत्तर प्रदेश में, उसका नर्मदा घाटी है जो आपका मध्य प्रदेश में, डिडवाना राजस्थान में। ठीक है, इन क्षेत्रों से जो है पूरा पाषाण काल के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आइएगा भीमबेटका के बारे में। देखिए भीमबेटका, सबसे पहले तो भीमबेटका है क्या? तो भीमबेटका है आपका एक आदि मानव का शैलाश्रय। शैलाश्रय का मतलब होता है कि जहां पर आदि मानव कभी रहा करते थे, यानी कि भीमबेटका से जो है आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए कि यहां पर प्राचीन काल में आदि मानव या मानव रहा करते थे। ठीक है, और ये अपने आप में भीमबेटका जो है चित्रकला के लिए फेमस है। जिस समय आदि मानव रहा करते थे उन्होंने गुफाओं के दीवारों पर जो है अपना चित्र, यानी कि अपने दिनचर्या का या होने वाली घटनाओं का चित्र जो है उन दीवारों पर बनाया था। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे भीमबेटका की गुफा। तो भीमबेटका जो है पूरा पाषाण काल का एक स्थल है। ठीक है, खोज जो है 1957 में विष्णु श्रीधर वाकानकर द्वारा किया गया है। इसको हम लोग शॉर्ट में वीएस वाकानकर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा। देखिए भीमबेटका आदि मानव का शैलाश्रय है। शैलाश्रय माने, शैल का मतलब होता है पत्थर, आश्रय माने घर, यानी पत्थर का घर, यानी कि गुफा। भीमबेटका आदि मानव का रहने का स्थान है। ठीक है, जिसको हम लोग शैलाश्रय बोलते हैं। और क्यों प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने बताया वो चित्रकला के लिए, यानी कि शैल चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफा। अब देखिए भीमबेटका की जो गुफा है उसको जो है यूनेस्को द्वारा
सन 2003 में भीमबेटका को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के अब ये स्थित कहां पे है भीमबेटका की गुफा, तो सबसे पहले याद रखिएगा स्टेट का नाम पूछेगा तो स्टेट बता दीजिएगा भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। अगर डिटेल में थोड़ा सा पूछे कि मध्य प्रदेश में किस जिले में है तो रायसेन जिला में स्थित है। ठीक है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए पूरा पाषाण काल में जो सबसे पहले एक चीज की खोज होती है यानी कि वह है आग। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में जो है पूरा पाषाण काल में क्या होता है आग की खोज, इसका साक्ष्य हमें कहां से मिलता है तो सबसे पहले पूछेगा कि आग की खोज कब होती है तो पूरा पाषाण काल में, याद रखिएगा। और आग की जो खोज हुई इसका साक्ष्य हमें कहां देखने को मिलता है तो चीन में एक जगह है जिसका नाम है चाउजो गोजियन। ठीक है, चाउजो गोजियन जो चीन की गुफा है, यहीं से जो है आग का जो है साक्ष्य हमें देखने को मिलता है सर्वप्रथम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आग की खोज कब होती है तो पूरा पाषाण काल में। आग की खोज के जो साक्ष्य है वो हमें कहां से देखने को मिलता है तो चीन की एक गुफा है जिसका नाम है चाउजो गोजियन। ठीक है, वहीं से जो हमें आग की खोज के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद शुतुरमुर्ग के अंडे का साक्ष्य, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का साक्ष्य हमें कहां देखने को मिलता है तो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में जो शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं। यह साक्ष्य हमें किस स्थल में देखने को मिलते हैं तो उस स्थल का नाम है, उस जगह का नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, कहां से तो महाराष्ट्र से जो है हमें देखने को मिलते हैं शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य, जो कि पूरा पाषाण काल का एक अद्भुत साक्ष्य है। यहां तक क्लियर। उसके बाद देखिए हम लोगों ने शुतुरमुर्ग के बारे में देख ही लिया। उसके बाद देखिए आधुनिक मानव। आधुनिक मानव कौन है तो होमो सैपियंस है। ठीक है, होमो सैपियंस जो है आधुनिक मानव है। ठीक है, इसका साक्ष्य हमें पूरा पाषाण काल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में ही जो है होमो सैपियंस के साक्ष्य में या होमो सैपियंस का उदय जो है, आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि होमो सैपियंस या आधुनिक मानव का साक्ष्य किस काल में हमें देखने को मिलता है तो पूरा पाषाण काल में। याद है पूरा पाषाण काल में होमो सैपियंस यानी कि आधुनिक मानव का उदय होता है। तो आधुनिक मानव, उस आधुनिक मानव का नाम क्या है। ठीक है, आधुनिक मानव का उदय कब होता है तो पूरा पाषाण काल में। उस आधुनिक मानव का नाम क्या है तो होमो सैपियंस। ठीक है, तो याद रखिएगा होमो सैपियंस या आधुनिक मानव का उदय कब होता है तो पूरा पाषाण काल में। अब देखिए हथियारों का प्रयोग, तो एक हथियार हम लोगों ने चॉपर चॉपिंग पेबुल को देखा जो सोहन घाटी से हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा जो है हस्त कुठार है, यानी कि इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हैंड एक्स। ठीक है, तो यह जो हैंड एक्स यानी कि हाथ की कुल्हाड़ियां, हस्त कुठार या हैंड एक्स, ये हमें कहां से प्राप्त होता है तो हस्त कुठार जो है पल्लवरम यानी कि तमिलनाडु से प्राप्त होता है। और याद रखिएगा तमिलनाडु जो पहले जो तमिलनाडु था उसे हम लोग चेन्नई यानी कि मद्रास, ठीक है, मद्रास यानी तमिलनाडु उस टाइम का था, इसलिए ये सबसे पहले पल्लवरम यानी कि चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के में जो पल्लवरम जो जगह है वहीं से जो है सबसे पहले रॉबर्ट ब्रसफुट द्वारा सबसे पहले हस्ट यानी कि हैंड एक्स को खोजा गया या प्राप्त किया गया। इसलिए इस कल्चर को या हैंड एक्स संस्कृति को हम लोग मद्रासी संस्कृति के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जो जिस चीज के लिए फेमस होगा उसको उस चीज का संस्कृति से जोड़ दिया जाता है। जैसे हैंड एक्स संस्कृति, ठीक है, क्योंकि हस्त कुठारों का प्रयोग ज्यादा होता था और ये हस्त कुठार हमें सबसे पहले पल्लवरम यानी तमिलनाडु से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे हम लोग जो है मद्रासी संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो जो चेन्नई था उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसे हम लोग मद्रासी संस्कृति के नाम से जानते हैं, क्योंकि मद्रास के ही पल्लवरम से जो है यह अवशेष हमें प्राप्त होता है। कौन सा तो हस्त कुठार। यहां तक क्लियर है, मैंने थोड़ा डिटेल्स आपको बता दिया और एग्जाम में आजकल थोड़ा डिटेल ही पूछ रहा है।
उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, देखिए मध्य पाषाण काल को हम लोग माइक्रोलिथिक एज के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों माइक्रोलिथिक के नाम से जानते हैं? क्योंकि मध्य पाषाण काल में जो औजार बनाए जा रहे थे वो छोटे पत्थरों से बनाए जा रहे थे। तो छोटे पत्थरों को हम लोग, छोटे चीजों को हम लोग माइक्रो बोलते हैं, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेसो का मतलब क्या होता है? मेसो का मतलब होता है मध्य, और लिथिक का मतलब पत्थर। ठीक है, तो मेसोलिथिक एज या मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो मेसोलिथिक, उसी प्रकार से मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थरों का उपयोग करके हथियार बनाया जा रहा था, इसलिए हम लोग इसे, छोटे का मतलब होता है माइक्रो, लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो छोटे पत्थरों का उपयोग करके हथियार बनाया जाने लगा, जिसलिए हम लोग मध्य पाषाण काल को हम लोग माइक्रोलिथिक एज के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखिए अध्ययनकर्ता कौन है माइक्रोलिथिक का, यानी कि मध्य पाषाण काल का जो है अध्ययनकर्ता कौन है? तो सीएल कार्लाइल। याद रखिए, कार्लाइल का नाम याद रखिएगा। इन्होंने मध्य पाषाण काल का अध्ययन किया। कब किया? तो 1867 ईस्वी में किया। ठीक है, अब जो है मध्य पाषाण काल के जो स्थल है जहां से अवशेष प्राप्त हुए हैं या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो कौन सा जगह है? तो कृष्णा घाटी आंध्र प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, सोन घाटी। ठीक है, सोन घाटी, ये सोन बिहार वाला सोन नहीं है, सोन घाटी मध्य प्रदेश वाला है। ठीक है, नेवासा महाराष्ट्र से। ठीक है, तो यहां से जो है अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम जो है कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया। याद रखिएगा कि वो कौन, आदि मानव या मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को जो है पालतू बनाया गया? तो उसका नाम है कुत्ता। ठीक है, मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम कुत्ते को जो है पालतू पशु बनाया गया। इसका प्रमाण हमें कहां देखने को मिलते हैं? तो आदमगढ़। आदमगढ़ कहां है? तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम जो कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया, इसका प्रमाण हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और देखिए माइक्रोलिथिक एज, छोटे पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा, इसलिए से माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी हम लोग जानते हैं मध्य पाषाण काल को। यहां तक याद रखिएगा। कुछ चीज है जो याद रखिए, जैसे सबसे पहले आदि मानव ने किस जानवर को जो है पालतू बनाया? तो कुत्ता। तो कुत्ता कब जो है पालतू पशु बना? तो मध्य पाषाण काल में। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए उसके बाद है पशुपालन के साक्ष्य। तो देखिए मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले बागोर राजस्थान से प्राप्त होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पशुपालन के साक्ष्य बागोर राजस्थान से प्राप्त होता है। भारत में अस्थि पंजर के सर्वप्रथम अवशेष हमें प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। अस्थि पंजर यानी कि जो पशु है उसके पंजों के साक्ष्य, जैसे हम लोग देखते हैं कि बाघ के पंजों के साक्ष्य मिलते हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे बाघ मौजूद है इस जंगल में। ठीक है, तो भारत में अस्थि पंजर के सर्वप्रथम अवशेष हमें प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। और देखिए मैं जितना भी चीज आपको लिखा हूं इस नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए बूचड़ खाने, बूचड़ खाना जहां पे मांस वगैरह का कटाई होता है, तो ये हमें कहां से मिलता है? उत्तर प्रदेश के महदहा से। ठीक है, बूचड़ खाने का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? तो उत्तर प्रदेश के महदहा से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए औजार बनाने की तकनीक को हम लोग फ्लूटिंग तकनीक कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल में औजार बनाने का तकनीक का नाम क्या था? तो फ्लूटिंग तकनीक। ठीक है, कहीं कहीं पे इसी को हम लोग फ्लक संस्कृति भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या है? तो देखिए नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो नवपाषाण काल में ये अपने आप में क्रांति का युग था। ठीक है,
ठीक है, यहाँ कुछ चीजों की शुरुआत होती है तो कुछ चीजों का आविष्कार भी होता है इस काल में, यानी कि नवपाषाण काल में। तो देखिए हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले अध्ययनकर्ता कौन है? तो अध्ययन करता है जॉन लुबाक। कब करते हैं? तो 1865 में। ठीक है, नवपाषाण काल के अध्ययनकर्ता कौन है? तो जॉन लुबाक। और कब इसका अध्ययन करते हैं नवपाषाण काल का? तो 1865 में। औजार, तो औजार यहाँ पे पत्थर की कुल्हाड़ी। ठीक है, और सबसे पहले किस चीज की शुरुआत होती है? तो यहाँ कृषि की शुरुआत होती है। और कृषि के तौर पे किस चीज की कृषि की जाती है? तो कपास की कृषि की जाती है। इसका प्रमाण हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब तो यह किसी चीज की शुरुआत हुई, अब देखिए आविष्कार भी हो रहा है। तो पहिए का आविष्कार हुआ है। ठीक है, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहिए का आविष्कार हुआ है। तांबा का खोज हुआ है। ठीक है, किसका खोज हुआ है? तो तांबा का खोज। अब याद रखिएगा कि मानव के द्वारा या आदि मानव के द्वारा सबसे पहले किस धातु की खोज की गई या प्रयोग किया गया? तो तांबे का। याद रखिएगा, कुछ पॉइंट है, याद रखिएगा। हम लोगों ने अभी मध्य पाषाण काल में पढ़ा कि सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया। तो यहां पे प्रश्न आएगा, आपको ना पूरा पाषाण काल याद रखना है, ना मध्य पाषाण काल याद रखना है, और ना ही नव पाषाण काल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कुत्ते को, अच्छा मैंने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो याद रखिएगा कुत्ता। ठीक, किसी भी काल से संबंधित मैंने यहां बात की चर्चा नहीं की है। मैंने डायरेक्ट आपसे पूछा कि मानव के द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को पालतू बनाया गया। ठीक है, यहां पर क्लियर है। दूसरा नंबर, मानव के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन है? तो तांबा। याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हाँ, अगर कहीं पर लिखा रहे कि कुत्ते को कब पालतू बनाएगा? तो मध्य पाषाण काल में। तांबे की कब खोज होती है? तो नव पाषाण काल में। यह अलग हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, तांबा की खोज होती है नव पाषाण काल में। ठीक है, अब नव पाषाण काल के बाद एक काल आता है ताम्र पाषाण काल। याद रखिएगा। तो वहां क्या होगा कि तांबा, ठीक है, तांबा और पत्थर को मिला करके जो है औजार बनाए जाएंगे, इसलिए इस काल को कहा जाएगा, नवपाषाण काल के बाद के काल को ताम्रपाषाण काल। यहां तक क्लियर है। उसके बाद जब ताम्रपाषाण काल हो जाएगा तो उसके बाद आएगा कौन सा काल? तो सिंधु घाटी सब जो आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो वहां पर जो है तांबे पर एक धातु मिलाया जाएगा जिसका नाम है टीन। टीन को मिला करके एक नए धातु बनाए जाएंगे जिसका नाम है कांसा। वो आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, मानव ने इस काल में अस्थाई जीवन जीना प्रारंभ किया। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा कि किस काल में जो मानव जो अस्थाई जीवन प्रारंभ किया, ठीक है, या कृषि के बाद जो है मानव जो है कौन सा जीवन जीना व्यतीत किया? तो अस्थाई जीवन जीना व्यतीत किया। याद रखिएगा। यहीं पर जो है नाव का निर्माण होता है। ठीक है, क्यों नाव का निर्माण हो रहा है? क्योंकि जब भी कोई, अभी हमने थोड़ा देर पहले सोहन घाटी के बारे में बताया था, तो सोहन नदी के किनारे लोगों ने बसना प्रारंभ किया। इसलिए जिस नदी के किनारे वो लोग बसना प्रारंभ करेंगे उसे उस घाटी की संज्ञा दी जाएगी या उसका नामकरण उसी घाटी के अनुरूप। तो सोहन घाटी, सोहन नदी के किनारे लोगों ने बसना प्रारंभ किया। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी के किनारे लोगों ने बसना प्रारंभ किया। ठीक है, बेलन घाटी। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए कृष्णा घाटी, तो कृष्णा नदी के किनारे जो है लोगों ने बसना प्रारंभ किया। ठीक है, सोन घाटी, तो सोन नदी के किनारे जो है लोगों ने बसना प्रारंभ किया। ठीक है, तो जहां लोग बस रहे हैं पानी प्रचुर मात्रा में किसी नदी के किनारे बस रहे, इसलिए उन्होंने नाव का निर्माण किया है। नाव के माध्यम से लोग नदी पर जाएंगे। ठीक है, नदी से मछली वगैरह पकड़ेंगे, तो इसलिए जो है नाव का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद ये कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ। कुम्हार के चाक का आविष्कार होगा, तो कुम्हार का चाक किस लिए उपयोग में लाया जाएगा? तो मिट्टी के बर्तन बनाए जाएंगे। इस काल में मिट्टी के बर्तन भी बनाए गए। क्यों? जिसे हम लोग मृद भाड़ कहते हैं।
मिट्टी के बर्तन को मृद भाड़ का उपयोग क्यों किया जाता था? अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, नवपाषाण काल में जो प्रथम स्थल भारत में जो खोजा गया वो टोंस नदी घाटी में खोजा गया। ठीक है, वो कहां पे है टोंस नदी घाटी? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, प्रथम स्थल जो खोजा गया भारत में वो था टोंस नदी घाटी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आता है ब्रुज होम, नवपाषाण काल से ही संबंधित है ब्रुज होम। ठीक है, ब्रुज होम नवपाषाण काल से संबंधित, याद रखिएगा। ब्रुज होम जो है ये कश्मीर में पड़ता है और यहां से हमें गर्तावास भी प्राप्त हुए हैं। यहां से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है, ठीक है, जहां पर एक ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है कब्रिस्तान में जहां पर मानव के साथ जो है कुत्ते और भेड़िए के जो है दफनाए गए ऐसे साक्ष्य हमें कब्रिस्तान से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ब्रुज होम जो कश्मीर में स्थित है, यहां पर जो है कुत्ता एवं भेड़ियों को मालिक के साथ दफनाया गया था, इसका साक्ष्य जो है ब्रुज होम से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा ब्रुज होम जो नवपाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद कृषि एवं पशुपालन के साथ हमें देखने को मिलता है। कहां से मिलते हैं? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान से। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन के साथ मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त होता है। पशु के तौर पर जो भैंस के साथ हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसका चावल के साथ हमें कोल्डी हवा से प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट है। चावल के साथ हमें कोल्डी हवा यानी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से प्राप्त होता है। ठीक है, चावल के साथ कोल्डी हवा प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखिए चिराद। चिराद जो है बिहार में है। ठीक है, यहां से जो हड्डी के उपकरण मिले हैं चिराद से। उसके बाद देखिए घर बनाने की कला जो है नवपाषाण काल में ही होते हैं। ठीक है, और नवपाषाण काल में जो घर बनाए गए, यहाँ पर जो अस्थायी बस्तियां भी प्राप्त हुए हैं यहां से। उसके बाद देखिए गौशाला के साथ हमें महागढ़ा से मिला है। ठीक है, महागढ़ा कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में। गौशाला के साथ महागढ़ा से मिला है। महागढ़ा कहां है? उत्तर प्रदेश में। मैंने भी थोड़ी देर पहले बना, कुम्हार के चाक का आविष्कार होता है तो मिट्टी के बर्तन यानी मृद माड़ बनाने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर। गौशाला के साथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महागढ़ा से मिला है उत्तर प्रदेश। ठीक है, महागढ़ा से मिला है उत्तर प्रदेश। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उसके नवपाषाण काल दक्षिण भारत के स्थल। अब देखिए नवपाषाण काल उत्तर भारत से भी हमें प्राप्त देखने को मिलता है और दक्षिण भारत से में भी जो है इसके स्थल या साक्ष्य में देखने को मिलता है। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो है दोनों से ही जो है नवपाषाण काल के स्थल या साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए दक्षिण भारत में कौन सा जगह था? तो कर्नाटक में बेल्लारी, बुधिहल, टेकलकोटा से जो है देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिए राख के टीले। अब ये राख के टीले क्या है? तो देखिए राख के टीले जो है वो जो भी जानवरों के जो भी उपले होते हैं, जिसको हम लोग गोईठा बोलते हैं, मल बोलते हैं, जो भी बोलिए, जो जानवरों के जो उपले होते हैं, गोईठे होते हैं, उसको जो है लोग इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं और एक टीला नुमा आकृति बन जाता है और उसपे जो है आग लगा दिए जाते हैं, जिससे जलने के बाद राख बन जाता है। और ये राख जो है ये टीले का रूप ले लेते हैं, जिसे हम लोग राख के टीले के नाम से जानते हैं। तो देखिए कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है कि जो राख के टीले हैं ये जो है एक पशु जहां रहते हैं उसी के आसपास जो है बेड़ा चौक कट्टा बना लिया जाता है। ठीक है, ये घेरा बना लिया जाता है, इस पे जो है उपले को डाल दिया जाता है। ठीक है, उपले को इतना ऊंचा कर दिया जाता है कि वो टीले जैसा आकृति हो जाता है। ठीक है, उपला मतलब समझ रहे हैं ना, गोईठा, गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से बनने वाले को हम लोग उपला बोलते हैं या गोईठा बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ऊंचा इसका आकार हो जाता है और इस पर जो है ये आग लगा देते हैं और आग लगाने के बाद जो है ये सारे उपले या गोईठे जो है राख के टीले यानी कि ढेर की तरह यानी कि टीले का रूप ले लेते हैं जलने के बाद, जिसे हम लोग राख का टीला के नाम से हम लोग जानते हैं।
ऐसा माना जाता है कि पशुओं को स्वस्थ रहने के लिए जो है इस तरह की विधि की जाती है। ठीक है, एक तरह की धार्मिक विधि भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जानवरों की स्वास्थ्य की कामना के लिए इस तरह का जो है विधि की जाती है कि जो गोईठा होता है या उपला होता है, इसको जो है इसका ढेर लगाकर जो है उसमें आग लगा दिया जाता है, और आग लगने के बाद जब वो ठंडा होकर के राख बन जाता है तो एक टीले नुमा जो है आकृति बन जाती है, जिसे हम लोग राख का टीला कहते हैं। यहां तक क्लियर है। और ये राख के टीले एक ही जगह में मिलता है, वो है दक्षिण भारत, और उत्तर भारत में जो राख के टीले में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत में कौन सा जगह है, तो मास्की और पिकली हल में जो है ये देखने को हमें मिलते हैं, और ये कर्नाटक में स्थित है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखिए हथनौरा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हथनौरा जो मध्य प्रदेश है, यहाँ मानव खोपड़ी के साक्ष्य जो है हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, हथनौरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से जो है हमें मानव खोपड़ी के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं हथनौरा से। ठीक है, हथनौरा से यानी कि मध्य प्रदेश से मानव खोपड़ी के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जो है औजार प्राप्त हुए हैं। मिर्जापुर, देखिए मिर्जापुर जो है वो नव पाषाण काल या पूरा पाषाण काल से संबंधित जितना फेमस नहीं हुआ, प्रसिद्धि से नहीं मिली, उतना ही जो है हमें ये चीज जो है वेब सीरीज के माध्यम से जो है ये चीज मिर्जापुर काफी फेमस हो गया। मिर्जापुर आप लोग तो नाम जानते ही होंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मेहरगढ़ जो है यहाँ पर एक साक्ष्य मिला, एक ऐसा घर का साक्ष्य मिला है जो वर्गाकार या आयताकार होते थे। ठीक है, तो मेहरगढ़ पूरा स्थल में एक घर प्राप्त हुआ है जिसका आकार कैसा था, वर्गाकार या आयताकार, इसके साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो मेहरगढ़ में घर कैसे थे, तो घर का जो आकार था वो वर्गाकार था। ठीक है, वर्गाकार था। ठीक है, उसके बाद आयताकार, वर्गाकार और आयताकार, जिसको हम लोग अस्थाई बस्ती भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। वर्गाकार या आयताकार घर के प्रमाण हमें कहां से देखने को मिलते हैं, तो मेहरगढ़ से, जो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो ये जो स्थल है ये जो है पूरा पाषाण काल का स्थल है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए लोह युग। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोह युग। तो लोह युग जो है इसका समय काल है 1200 बीसी से 200 बीसी तक, और इसके समकालीन सभ्यता है ग्रीस की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता। ठीक है, लोह युग के समकालीन है। नौ पाषाण काल के साथ है। देखिए नौ पाषाण काल के समय जो लोह युग के अवशेष मिले हैं, तो नौ पाषाण काल के समय में जो है लोह युग के जो है प्रमाण या अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रमुख स्थल कौन सा है लोह युग का, तो लोह युग का जो प्रमुख स्थल है वो है हल्लूर यानी कर्नाटक, टेकवाड़ा। ठीक है, टेकवाड़ा महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद आदि चल्लूर जो है तमिलनाडु, यूपी से भी इसके कई सारे साक्ष्य हमें मिलते हैं लोह युग के। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो समझ में आया है। ठीक है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं वीडियो लगातार बनाता रहूं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।